नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक सर कटील लड़की का जबरदस्त वाकया मैं आपको सुनाऊंगा। और वाकई ये कहानी सुनने लायक है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो अवश्य आपके लिए कुछ नई चीजें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बस देरी किस बात की है, चलो ना इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा जिसकी एकमात्र एक ही रानी थी, वो अपनी रानी से बहुत ही प्रेम करता था, जानता था, मानता था, हर तरीके का सुख देता था। उस राजा की एक बहुत ही खराब आदत थी कि वो अपने रानी से तो प्रेम करता ही करता, लेकिन वो अपने रानी से छुपके अगर कोई खूबसूरत लड़की, कोई खूबसूरत महिला अगर उसे नजर आ जाती थी तो वह जो है उसके पीछे लट्टू होना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से यही उसकी करतूत से उस रानी की कोई जो है औलाद नहीं थी। वह औलाद के लिए बहुत ही तरसता था कि काश मेरे को भी औलाद हो जाती, लेकिन वह कोशिशें तो कई किया लेकिन उसे औलाद नहीं हुई। लेकिन उस राजा का जो संबंध था ना, उसी नगर में कुछ दूरी पर जो एक तवायफ रहती थी, वह अक्सर उस तवायफ से मिलजुल करता था, उसका संबंध उसके साथ में था। वह अपने रानी के चुपके से वह अधिकतर जो उसके साथ जो समय व्यतीत किया करता था। और गजब की बात तब होती है कि एक बार वह तवायफ जो है उस राजा से मिलने के लिए आती है। तो वह राजा कहता कि हाँ बोलो, यहाँ पर आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है। तो उस तवायफ ने कहा कि देखिए, हमारा और आपका जो है ये जो संबंध है हम लोगों को पता है, लेकिन जो आपकी रानी इसे नहीं पता है। मैं आपसे कुछ कहने के लिए, खास बात के लिए लेकर के आया। मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो, लेकिन जो आपका खून है ना मेरे पेट में पल रहा है। मैं भला बताइए इसका मैं क्या करूं? कि या तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो आप इस बच्चे को गोद ले लीजिए। वह राजा सोचता है कि नहीं, मैं तो अगर इस तवायफ से शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, रानी जब सुनेंगे तो क्या होगा। लेकिन एक ऑप्शन है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है, क्यों ना हम इसकी औलाद को ही ले लेंगे गोद में। उसने कहा मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जो तुम्हारा बच्चा पल रहा है इस बच्चे को मैं अवश्य ही ले लूंगा, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है। और किसी तरीके से भला फुसला करके अपनी रानी को भी मना लेंगे। वह तवायफ चली जाती है और उस दिन से वह राजा उसकी खास रेख देख भी करवाता है। हर चीज, खाने पीने के सामान जो उसके घर पर ऑटोमेटिक भिजवा देता था। और एक दिन जब ऐसा भी आता है कि जब वह तवायफ उस बच्चे को जन्म देने वाला रहती है, तो वह राजा साहब अपने उस रानी से बड़े ही प्यार से पेश आते हैं और प्यार से पेश आकर के कहते हैं कि देखो जी, हम लोगों की कोई औलाद नहीं है, अगर हम लोग एक बच्चे को अगर गोद ले लेते तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो उसने कहा आखिर कौन, कैसा बच्चा है, आखिर कौन बच्चा का गोद लेंगे। उसने कहा नहीं, एक जो है बहुत ही गरीब महिला है, उसका पति इस दुनिया में नहीं है, और वह जो पैगाम भेजी है कि मेरे अगर बच्चे को गोद ले लेते, क्योंकि मेरे पास बहुत गरीब, उस बच्चे को पालन पोषण करने के लिए नहीं सही हूँ। तो मैंने भी कह दिया कि हाँ। रानी भी बड़ी खुश हुई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है कि आप जो उस बच्चे को गोद ले लीजिएगा। फिर उस तवायफ ने उस बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देते ही वो राजा साहब जाते हैं और उस बच्चे को ले करके चले आते हैं और उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। राजा का चूंकि वह खून था, लेकिन यह बात जो रानी को नहीं पता था। राजा साहब जो उस बच्चे को बिल्कुल बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनका खून था, और रानी भी उस बच्चे को बहुत ही मानती थी। और वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वह बहुत ही धीर, गंभीर, शांति स्वभाव वाला, भगवान पर विश्वास करने वाला, लोगों का चहेता बनने वाला, कभी किसी का अहित नहीं करने वाला, बहुत ही अच्छा खूबसूरत भी लड़का बनता है। जैसे जैसे धीरे धीरे वह बड़ा होता है तो वह किसी को किसी प्रकार का कोई तंग नहीं, बल्कि वह अपने जो पिताजी थे, अपने जो दादा थे, उससे बिल्कुल ही अलग प्रकार का हुआ। बिल्कुल ही किसी के तरफ जो कोई लड़की को हीन दृष्टि से देखता तक नहीं था। कभी कोई लड़की, कोई जो है अगर औरत उसके सामने कितने भी खूबसूरत क्यों ना आ जाए, वह अपना सर को झुका करके अपना काम किया करता था। और वो चुपके से जब वह भगवान की पूजा पाठ किया करता था, तो उसके पिता जो राजा साहब थे बहुत ही गुस्सा होते थे कि सब क्या फालतू के काम करता है। और चूंकि उस काम को करने से उसे बड़ा ही शांति मिलती थी, सुकून मिलती थी, तो वह अपने शांति और सुकून के लिए वह जो अक्सर जो भगवान का ध्यान चुपके से किया करता था।
अपने पिताजी के भी डर से। लेकिन उसी राज दरबार में एक ऐसी कनीज रहती थी जो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी, नौजवान थी, हिस्ट पुष्ट थी। और यह लड़का का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है तो खूबसूरत तो था ही, लेकिन वैसे वैसे उस राजा साहब की भी जो उम्र ढलती जाती है। जब राजा साहब की उम्र भी ढलती जाती है, वह भी बूढ़े हो जाते हैं, तो राजा साहब अपने बेटे को कहते कि बेटा तुम कब इस गद्दी को संभालोगे। लेकिन वह उस गद्दी को संभालने में कोई रुचिकर नहीं था, क्योंकि वह अधिकतर समय तो अपना शांति ध्यान लगाने में लगा रहता था। लेकिन उस राज्य दरबार में एक जो कनीज थी, जो खूबसूरत थी, नौजवान थी, हसीन थी, और वह जो है कनीज जो अक्सर उस जो है राजा साहब का जो नौजवान लड़का था, उस लड़के को अक्सर जो है कोशिशें किया करते थे कि वह मेरे साथ गुनाह कर ले, मेरे साथ संबंध बना ले। लेकिन हर बार प्रयास किए, किसी न किसी तरीके से कोशिशें की, लेकिन कोई भी उससे उपाय सफल नहीं होता है। हर बार वह अपने नज़र झुका करके साइड से निकल जाता था। वह कई कोशिशें की, लेकिन कोई भी उसका मिशन सफल नहीं होता, ताकि उसे अपने जाल में फंसा ले, उसे अपने मुंह माया में फंसा ले, लेकिन उसकी तरफ वो कभी घास ही नहीं डालता। राजा साहब ने एक बार अपने उस लड़के से कहा कि देखो बेटा, जब तुम जो है इस राज दरबार की सारी बातों को नहीं समझोगे तो कैसे इस पूरे राज्य को संभालोगे। आज मैं तुम्हें एक काम के लिए भेजता हूँ और वहाँ पर जो है तुम इस काम को करके आना। वो लड़का अपने पिता की बातों को मानने वाला था और वो लड़का शांति से उस काम को करने के लिए चला जाता है। लेकिन जिस जगह पर जाता है उस जगह पर वह कनीज भी गई रहती है, लेकिन उस कनीज को नहीं पता है कि उस राजा साहब का लड़का यहाँ पर आने वाला है। जिस काम से गया था वो लड़का उस काम को समाप्त करता है और समाप्त करने के बाद एक जो है ऐसे कमरे में जाता है कि जहाँ पर उसे शांति मिल सके, सुकून मिल सके, वह जो 2-4 मिनट ध्यान कर सके, भगवान की उपासना कर सके, जिसके लिए वह वहाँ से एक अलग कमरे में जाता है। लेकिन जिस कमरे में वह जाता है उसी कमरे में वह कनीज जो है एक पराया मर्द के साथ जो है बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह देखता है और वह कनीज भी देख करके बिल्कुल ही हैरान हो जाती है कि अरे यह तो मेरे को देख लिया, अब तो राज दरबार में जाकर के मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहेगा। लेकिन वह लड़का इतना सीधा साधा था, वो उस चीज़ को देखता जरूर है, लेकिन वहाँ से अपना कदम छुपा करके दूसरे कमरे में चला जाता है और वहाँ पर अपना ध्यान 5 मिनट शांति सुकून करने के बाद वह जो राज दरबार में जाता है। राजा साहब बड़े ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन इधर उस कनीज को बड़ी ही चिंता की थी कि अब तो वह जाएगा, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहेगा, अब तो मैं उसके नज़र में गिर ही चुकी हूँ, क्योंकि अब तो वह मेरे बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। अब कहीं ना कहीं उसके लिए चाल तो चलनी ही पड़ेगी, क्यों ना वह मेरे बारे में बताए, उससे पहले मैं ही राजा साहब को कुछ ऐसी चीज बता देती हूँ कि जिससे जो है वो उसके खिलाफ हो जाए। चूंकि इस लड़की के पीछे जब से वह पड़ी थी, वह कनीज, उसको पता चल गया था कि यह जो राजा साहब की खून तो जरूर है, लेकिन आखिर ये किसकी औलाद है। चूंकि एक तबायब की औलाद है, ये सारी की सारी चीज़ें पता कर चुकी थी, इसलिए वो डायरेक्ट जो उस तबायब के घर पर जाती है। जब वो उस तबायब के घर पर जाती है, उस तबायब से कहती कि देखिए जी, आप यहाँ पर रहती है, कितने दुखी से रहती है, और इस बुढ़ापे के समय में आपका कौन सहारा है। लेकिन जो आपका बेटा है, आपका बेटा देखिए राजमहल में रहता है, उसे किसी चीज़ की दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। आप चाहे तो उस पर दावा कर सकती, केस कर सकती है, और आप वहाँ पर जो अपना जगह बना सकती है। वह जो कहती नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। उसने कहा राजा साहब ने जो आपके साथ में किया वो सही है, आपका बच्चा है, आपका भी वहाँ पर हक बनता है, लेकिन आप यहाँ पर ऐसा कर रही। वह कई सारी बातें कह करके आखिर उस तबायब को जो है चढ़ा ही देती है, उत्तेजित कर देती है, और वह तबायब को लेकर के राजा साहब के पास चली आती है। लेकिन वहाँ सब तो राजा साहब थे नहीं, तो डायरेक्ट जो है रानी थी उनके पास में जाती है। और जब रानी के पास में जाती है तो रानी से कहती कि देखिए जी, ये जो आपका बेटा है ना, आप मानते हैं कि आपका बेटा है, लेकिन वह बेटा किसका है शायद आपको नहीं पता है। वह जो बेटा है राजा साहब का ही खून है, और वो इस तबायब के बेटा है, क्योंकि राजा साहब इस तबायब का बहुत ही गहरा संबंध था। और वह बेटा जो पल रहा है, जो बेटा है यहाँ पर, वह जो है बेटा इसी तबायब का है। रानी जब इस बात को सुनती तो बहुत ही गुस्सा होती है, उनका खून खोल उठता है, ताकि उसे न किसी तरीके से अब तो ये बात जो राजा साहब को डायरेक्ट जाकर के बताने पड़ेगी। लेकिन वह जो रहती है वो लड़की बहुत ही बुद्धिमान थी। वह सोचती कि देखिए जी रानी, अगर आप डायरेक्ट जो है राजा साहब से जाकर के इस बात को कहेंगे तो राजा साहब आपको तलाक भी दे सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं,
उसने कहा कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। उसने कहा अरे कुछ भी नहीं, अब वो समय नहीं रह गया, आपको घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ मैं मानती हूँ उस बात को कि आपके ही पिता ने इसको धन संपत्ति दिया था, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब बुढ़ापा का समय चल रहा है और इस बुढ़ापे की स्थिति में अगर आप लोगों में झगड़ा होता है, आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, तो सोचिए आपके साथ में क्या बीतेगा। इसलिए डायरेक्ट आप इस बात को कह भी नहीं सकते। किसी ना किसी तरीके से मेरे को ही कुछ ऐसा चाल करके अगर मैं बताऊं तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। क्यों ना कुछ ऐसा तरीका चल के जो उस लड़की को ही समाप्त कर दे जाए, उस लड़के को यहाँ से निकाल दिया जाए। उसने कहा हाँ ये तो बात है, क्योंकि मेरे को अब उस लड़के से बहुत ही जलन हो रही है। लेकिन उस लड़की को जो है अफवाह फैलाने के लिए, जो उस नगर में जो वह कजीन रहती है ना, कनीज रहती है, वह घर घर जाके कई प्रकार लोगों से कई सारी गंदी गंदी बातें करती है कि वह जो है रानी का लड़का नहीं है, वह राजा साहब का खून है, उससे संबंध था। कई सारी गलत अफवाहें करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग यही कहते हैं अरे वह लड़का कितना सही है, मैं भला उसके इज्जत पर क्यों मैं आवाज उठाऊं। वह किसी के साथ कभी कुछ करता नहीं, कितना शांत स्वभाव वाला है। नहीं, भले ही राजा साहब ने गलती किया है, लेकिन मैं उस लड़के की इज्जत पर कुछ नहीं उछाल। यह काम उसका जो असफल हो जाता है। पूरे राज दरबार के लोग, उस राज्य के जितने भी लोग रहते हैं, उस लड़के को बहुत ही अच्छा मानते, बहुत ही अच्छा धीरे धीरे मानते हैं। लेकिन जब यह प्लान उसका असफल हो जाता है, तो वह जो है कजीन रहती है, वह कनीज डायरेक्ट जो है राजा साहब के पास में जाती है और उस राजा साहब से कहती कि देखिए जी, ये जो आपका लड़का है ना, मेरे को पता चल गया कि यह लड़का जो आपका ही है और आपका खून है, क्योंकि आपका और वो जो बूढ़ी तवायब के आप लोगों के बीच में संबंध था। राजा साहब इस बात को जब सुनते तो बड़ा ही अचंभित रह जाता, शॉक्ड उनको लग जाता है। कहते अरे तुमको कैसे बताया, अरे इस बात को तुम रानी से मत बताना, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। कहा कि देखिए जी, ये जो लड़का है जो आपको ना, अक्सर वह अपनी माँ से मिलता रहता है और उधर वह माँ और बेटा दोनों मिलकर के चाल चल रहे हैं कि एक ना एक दिन वह जो आपको सफाया कर देंगे और उसकी गद्दी पर, जो आपकी गद्दी पर जो अपने बेटे को बैठाना चाहती है। उस राजा साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा मेरे पीछे वो लड़का षड्यंत्र करा, इतना सीधा बनता है और वह मेरे पीठ पीछे इतना बुरा षड्यंत्र करा। लेकिन उस राजा साहब ने अपने उस लड़के को प्लान बना लिया कि इसको खत्म करना ही करना है, क्योंकि उस कनीज ने इतना राजा साहब को चढ़ा दिया। लेकिन जब वो लड़का आता है तो एक बार भी वह अपने बेटे से नहीं पूछते कि बेटा तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। क्योंकि उस कनीज ने यह भी बताया था कि वह मेरे साथ जबरदस्ती छेड़खानी करता है, जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। आपका लड़का जो सीधा है, सीधा नहीं है, बिल्कुल ही हर तरीके से जो नालायक है। इतना वह गलत साबित कर देती है। उस राजा साहब के मन में बात जो प्रवेश कर जाती है कि कहीं ना कहीं बात सत्य है। इसलिए उस राजा साहब ने एक बार भी अपने लड़के से उस पूछने की कोशिश नहीं की कि बेटा तुम उस कनीज को क्यों परेशान करते हो, बेटा तुम मेरे पीठ पीछे कौन सा चाल चलते, कुछ भी नहीं पूछते, बल्कि डायरेक्ट कहते हैं कि बेटा आज एक खत मैं तुम्हें दे रहा हूं और इस खत को तुम्हें पढ़ना नहीं है। इस खत को ले जाकर के तुम जो बगल के जो बादशाह है, राजा है, उनके यहाँ पर ले जाकर के तुमको देना है। उसने कहा जी पिताजी, मैं आपकी हर बातों को मानता हूँ। और वह लड़का जो है उस पत्र को लेकर के रास्ते से जा रहा था। लेकिन जब वह रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में वह कनीज उस तवायब को लेकर के रास्ते में आकर जाती है, क्योंकि वह जो यह साबित करना चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से इस लड़के को और उस बुढ़िया तवायब से मैं बातचीत कराना शुरू कर दूं। बस बातचीत कराना शुरू हो जाएगा तो राजा साहब को विश्वास हो जाएगा कि हाँ दोनों लोग अवश्य कोई चाल चलते हैं। और वह रास्ते में रुक जाती है और कहती कि देखो जी, ये इस बूढ़ी दादी को कुछ समस्याएं हैं, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानी, और ये तुमसे बार बार मिलना चाहती थी और मैंने सोचा कि आखिर कैसे मिलेंगे, लेकिन आज ये मौका मिला है, तो इस कारण से अगर इनकी समस्या का हल तुम कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि वह अक्सर जो है अपने राज्य में घूम घूम करके लोगों को समस्याओं का सुझाव भी दिया करता था। उस बूढ़ी दादी ने कहा, जो बूढ़ी तवायब थी, वह जो है कुछ बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक जो है वह लड़का कहता है कि नहीं जी, मैं इनके पास ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने इस खत को जो है एक बगल में जो राजा है उनके यहाँ भेजने को दिया है और मैं इस काम को करके आता हूँ। उस कनीज ने कहा कि अरे खत, इस पत्र को तो 2 मैल लेकर के चल जाता हूँ और आप लोग यहाँ पर बैठ करके बातें करिए। लेकिन उस पत्र में पता ही नहीं था क्या लिखा रहता है और बस इधर जो है यह बातें चित्तें होती रहती है। उस बूढ़ी तवायब ने कहा कि देखो,
मेरा एक बेटा खो गया है, अगर तुम खोज देते तो बड़ी अच्छी बात होती है। उसने कहा आखिर वो बेटा क्या, कहाँ पर है, किस तरीके से, और वह जो ऐसा हुस्न शक्ल बनाने लगती है और फाइनली वह बात बोल ही देती है कि तुम मेरे ही बेटे हो। और वह जो अपनी माँ को पा करके बहुत ही खुश होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। इधर वह जब उस कनीज ने उस पत्र को ले जा करके बगल के राजा साहब को दिया, तो चूंकि उस पत्र में यही लिखा था कि जिस के भी माध्यम से यह पत्र जा रहा है, इसको तुम जो तुरंत सर कलाम कर देना और उसका सर काट करके मेरे राज्य में भेज देना। और जब उस राजा ने उस पत्र को पढ़ा तो देखा कितनी खूबसूरत लड़की है। इतनी खूबसूरत लड़की को भला हुआ राजा क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जैसा उसने कहा उस काम को करना ही पड़ेगा। जैसे उस पत्र को पढ़ते तुरंत उस राजा ने अपने सैनिकों से कहा तुरंत इसको बंदी बना लिया जाए। और तुरंत सैनिकों ने उस लड़की को बंदी बना लिया और बंदी बना करके कहा कि देखो इस पत्र में क्या लिखा है। इस पत्र में यही लिखा है कि जो भी पत्र लेकर के आएगा इसका सर धड़ से अलग होने वाला। अब तो वह उसी जाल में फंस जाती है, क्योंकि वह चाहती थी उस लड़के को अपने रास्ते से हटाना। राजा ने भी उस लड़के को रास्ते से हटाने का सोचा, लेकिन जो वह जाल बिछाई थी वह उसी जाल में फंस जाती है। फिर उस राजा ने यही काम किया कि उसका सर जो धड़ से अलग करा कर उसके सर को राजा साहब को भेज दिया। लेकिन जब राजा साहब के पास उस लड़की की मुंडी आती है तो वो देख करके राजा साहब बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि अरे यह तो मुंडी जो है मेरे बेटे का होना चाहिए, लेकिन इस लड़की का कैसे हुआ, इसी कनीज ने तो मेरे को राय दिया था। तब तक जो है वहाँ पर एक वह भी शख्स आ जाता था कि जिस शख्स के साथ उसका नाजायज संबंध था। वह शख्स आ जाता और कहता है कि राजा साहब, मैं उस लड़की के साथ में मेरा संबंध था, लेकिन ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की बहुत ही धूर्त है, बहुत ही चालबाज है, और वह एक लोगों के साथ नहीं कई लोगों के साथ, और यहाँ तक कि आपके लड़के के साथ में कई बार कोशिशें की, सारा चीज मेरे से बताई है, कई बार कोशिशें से की, कई बार चाल चली, लेकिन कोई भी उसका चाल सफल नहीं होता है। राजा साहब यहाँ तक कि आपको बेटे को आपसे अलग करवाने की भी कोशिश की, लेकिन उसका भी यह चाल असफल हो जाता है और उसने जो जाल बिछाई थी यह जाल उसी जाल में खुद फंस गए। राजा साहब ये बात सही है कि जिसको जैसी कर्म करता है वैसा ही मिलता है, और इसको ऐसा ही मिला क्योंकि वह खुद जाल बिछाई और उसी जाल में फंस जाती है। राजा साहब ये बात गलत नहीं हुआ, ये 100% सत्य बात है। अरे जो आपका बेटा है आपका खून है और कहीं पर कोई झगड़ा बवाल की बात नहीं है। उस रानी को भी पता चल गया था कि वह उस बूढ़ी तवायब का बेटा है, तो उस रानी को भी अपने उस गलती का आभास हुआ और उस बूढ़ी तवायब को माफ़ करके अपने महल में जो रहने का स्थान दिया कि चलो जैसे भी वह किसी तरीके से हुआ, लेकिन आज जो मेरा वारिस है, आज तुम्हारे वजह से अगर ये मेरा राजपाट चल रहा है तो तुमको भी एक घर का एक छोटा सा कोना दिया जाएगा। और बस वह राजा साहब और रानी दोनों ने उस बूढ़ी तवायब को भी अपने घर में स्थान देते हैं और उस राजा को, उस लड़के को अपनी राजगद्दी पर बैठा देते हैं। और इस तरीके से वह राजा अपनी फिर से प्रजा का बहुत ही अच्छे से खातेदारी बन जाता है और वह लड़का राजा बन के अपनी प्रजा का खूब ख्याल करता है और सबको खुश रखने की कोशिश करता है। तो बस इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से आपको यही सीख मिलती है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जो अगर दूसरे के लिए कांटा बोता है तो कभी कभी वह कांटा खुद चुभ जाता है, कि जैसा उस कनीज के साथ में हुआ। तो बस आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कहानी के साथ लेकर के अवश्य ही हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।